हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक्स और इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेसन नंबर 5 की शुरुआत हम प्रीवियस कुछ वीडियोस में कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 5 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करना है वही समय में जाए 9667836336 इस पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कॉल मत करना, आप आराम से व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हो। या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे वो पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को रिजोल्व कर सकूं। और फिर भी किसी तरह के डाउट रह जाए, ठीक है, और आपको इमीडिएटली रिजोल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर जो हमारा क्या है, इंपैक्ट ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी ऑन एस्टिमेशन एंड इन्फ्रेंस। हम यहाँ पे लेसन 5 में इंट्रोडक्शन में ये तो पढ़ चुके हैं कि मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, और हेटेरोस्केडास्टिसिटी इस बात का मतलब क्या होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जब भी हम क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन का मॉडल स्टडी करते हैं तो उसका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्शन आता है, नो मल्टी कोलिनियरिटी, यानी कि हमारे डाटा में मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं कि जब क्या होगा, जब हम इस कंसेप्शन को इग्नोर कर दे तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, यानी कि इंपैक्ट ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी हमें इस वीडियो में स्टडी करना होगा। ऑन एस्टिमेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है एंड इन्फ्रेंस क्या होता है। अब ये समझते हैं। If two or more variables are highly correlated in a data set, देखो मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब यही था कि जब दो से फालतू वेरिएबल्स है आपस में हाईली कोरिलेटेड है, यानी कि कोरिलेशन काफी ज्यादा है, काफी अच्छा रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल्स के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं कि वो मल्टी कोलिनियर है, मल्टी कोलिनियरिटी फॉलो कर रहा है। तो इफ टू और मोर वेरिएबल्स आर हाईली कोरिलेटेड इन अ डाटा सेट देन एस्टिमेटर फेल्स। तो हमारा क्या फेल होगा, सबसे पहले एस्टिमेटर फेल हो जाता है, फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंडिविजुअल इफेक्ट्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। क्योंकि हम सब जानते हैं रिग्रेशन एनालिसिस जब हम करते हैं ना, तो रिग्रेशन बनाया ही इसलिए गया था ताकि हम हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, हर एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के इफेक्ट को समझ सके कि डाटा के ऊपर, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में काफी अच्छे से रिलेशन में होंगे या फिर को रिलेटेड होंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम उनके इंपैक्ट को समझ पाए। तो पहली दिक्कत यही होती है। तो पहली दिक्कत यहां से क्या आई कि हमने ये समझा कि द एस्टिमेटर फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंडिविजुअल इफेक्ट्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, कि जो हम जो है ना फेल हो जाते हैं क्या समझ रहे हैं, इंडिविजुअल इफेक्ट किसके, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के। इन अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स, अगर मैं बात करूं अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स, तो अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स जिसको हम जिसको रियल लाइफ में यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, द रिग्रेशन एनालिसिस फैसिलिटेट्स सेपरेशन ऑफ पार्शियल इफेक्ट्स ईच एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। मैंने आपको भी ये बात बताई थी कि रिग्रेशन एनालिसिस करते ही सिर्फ इसलिए है ताकि हम क्या कर सकें, सेपरेशन ऑफ पार्शियल इफेक्ट्स, यानी कि जो भी इफेक्ट्स है ना हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को उसको अलग अलग करके समझ पाए। तो सेपरेशन ऑफ पार्शियल इफेक्ट्स ऑफ ईच एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, हर एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के, जिसको हमने एक्स नाम दिया, अपॉन डिपेंडेंट वेरिएबल, किसके ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। यानी कि हम रिग्रेशन एनालिसिस करते ही इसलिए हैं कि हम जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उसके इफेक्ट को समझ पाए डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। लेकिन सपोज करो कि अगर हम ये करने में फेल हो गए, फेल कब होंगे, जब हमारा डाटा मल्टी कोलिनियरिटी फॉलो कर रहा होगा। बट विद मल्टी कोलिनियरिटी द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल बिकम इनडिस्टिंग्विशेबल। इसका मतलब क्या है कि हम डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे किसके बीच में, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के बीच में, एंड पार्शियल इफेक्ट्स ऑफ ईच एक्स कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, और ना ही हम पार्शियल इफेक्ट कर पाएंगे हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। तो ये दिक्कत होती है जब हमारा जो ये रूल टूटता है किसका, नो मल्टी कोलिनियरिटी का, और हमारा जो रिग्रेशन है वो फॉलो कर रहा होता है मल्टी कोलिनियरिटी को। हम यहाँ पे देखो जो वाई आई है वो बराबर है बीटा 1 प्लस में बीटा 2 x2y प्लस में बीटा 3 x3i प्लस में ui। अगर मुझे ध्यान समझूं वेयर x3 जो है ना वो 2x2 के बराबर है, यानी कि जो भी हमारा x3 है वो हमेशा 2 टाइम्स होगा x2 के। तो पैरामीटर बीटा 2 एस्टिमेट्स रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो हमारा बीटा 2 पैरामीटर है, यानी कि जो हमारा ये वाला पैरामीटर है, इसका काम सिर्फ ये देखना है रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ यूनिट चेंज इन x2। मतलब x2 के हिसाब से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में y में किस प्रकार का चेंज आ रहा है, यानी कि अगर मैं x2 में 1 यूनिट का चेंज कर दूं तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल किस रेट से चेंज हो रहा है, हमारा y किस रेट से चेंज हो रहा है, ये काम किसका है, बीटा 2 का।
कीपिंग x3 कांस्टेंट, और इस केस में क्या रखते हैं, x3 को कांस्टेंट रखते हैं। मैं आपको इंपैक्ट समझा रहा हूं, क्या इंपैक्ट पड़ता है मल्टीकोलिनियरिटी का। बट एज x2 एंड x3 आर परफेक्टली कोलिनियर, लेकिन क्या बात कर रहे हैं कि x2 x3 क्या है, आपस में काफी अच्छे तरीके से को रिलेटेड है या फिर कोलिनियर है, तो हम एक को कांस्टेंट रख ही नहीं पाएंगे। ये बात कर रहा है कि एक को बढ़ाओ, मतलब अगर मैं इसको ध्यान से समझूं तो इसने बोला है कि x2 को बढ़ाओ पर x3 को कांस्टेंट रखो। लेकिन अगर ये आपस में मल्टी कोलिनियर फॉलो कर रहे हैं और ये आपस में काफी कोरिलेटेड है, तो मैं दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो मैं एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को बढ़ा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम है। जिसकी वजह से क्या होगा, कोई बात लिखी हुई है, वन ऑफ देम कैन नॉट बी केप्ट कांस्टेंट, हम इनमें से किसी भी एक को कांस्टेंट नहीं रख पाएंगे, व्हाइल द अदर वन इज चेंजिंग, और दूसरा क्या हो, चेंज हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं एक को चेंज करूं, एक को कांस्टेंट रखूं। देयरफॉर देयर इज नो वे टू एस्टिमेट द इंडिविजुअल इफेक्ट, हम इसलिए इंडिविजुअल इफेक्ट को हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स ऑन वाई, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल y के ऊपर, एंड देयर इज नो यूनिक सॉल्यूशन, तो हमारा कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा इंडिविजुअल रिग्रेशन कोफिशिएंट का, तो ये एक दिक्कत बनेगी हमारी। इसके बाद क्या आता है हमारा, इन्फ्लेटेड स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ कोफिशिएंट्स लीड द फॉलोइंग। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड एरर्स आए हैं वही बहुत बड़े लेवल के ऑफ कोफिशिएंट लीड द फॉलोइंग, उनकी वजह से कुछ चीजें होती हैं, अब वो हमारी ये पॉइंट्स हैं, यानी कि एरर्स किस किस प्रकार के हो सकते हैं और कैसे कैसे हो सकते हैं वो हम समझेंगे अब इसमें, वो समझते हैं। पहला, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स आर वेरी लार्ज मेकिंग एस्टिमेट्स लेस रिलायबल, यानी कि जो भी हमारे इंटरवल्स हैं वो काफी बड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारा जो एस्टिमेट है वो क्या हो जाएगा, लेस रिलायबल, यानी कि एस्टिमेशन का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब ही नहीं बचेगा एस्टिमेट निकालने का। दूसरा, एस्टिमेटेड टी स्टैटिस्टिक्स आर वेरी स्मॉल मेकिंग द वेरिएबल्स स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट, इसका मतलब जो हम टी स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं वो काफी छोटे लेवल पे काम कर पाएगा, यानी कि वो हमारे वेरिएबल्स को स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट, यानी कि इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा हमारा जो भी डाटा है हमारे लिए, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट को आप ये भी समझते हो इनइम्पोर्टेंट, ठीक है। अब आगे समझते हैं तीसरा, although t statistics of explanatory variables are insignificant, यानी कि जो अब जो t statistics है explanatory variables के लिए वो क्या हो जाएगा हमारा insignificant हो जाएगा, यानी कि t statistics की वैल्यू नहीं बचेगी ठीक करने के लिए। ओवरऑल जो r स्क्वायर है, ओवरऑल r स्क्वायर आप लोगों को याद होगा, r स्क्वायर एक मेथड होता था, ठीक है, एफ टेस्ट, मतलब आर स्क्वायर और एफ टेस्ट हमारे तरीके होते थे क्या करने के, चेक करने के। तो ओवरऑल जो आर स्क्वायर ऑफ मॉडल है कैन बी वेरी हाई विच कैन गिव एन इनकरेक्ट मेजर फॉर गुडनेस ऑफ फिट। अब जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो काफी बढ़ जाएगी, अब काफी बढ़ने की वजह से क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं हमें क्या देगा, इनकरेक्ट गुडनेस ऑफ फिट देगा, यानी कि जो हमारा डाटा है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बिल्कुल सही वैल्यूज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो हमारा फोर्थ और आखिरी इफेक्ट है, हमारा क्या पड़ता है, एनी स्मॉल चेंज इन द डाटा सेट कैन अफेक्ट ओएलएस एस्टिमेटर। और अगर हम डाटा में किसी प्रकार का चेंज करते हैं ताकि हम अपने डाटा को सुधार पाए, तो उसकी वजह से होगा क्या, जो हमारा ओएलएस एस्टिमेटर है इस पे इफेक्ट पड़ेगा, एंड देयर स्टैंडर्ड एरर्स बाय अ लार्ज मैग्नीट्यूड, और जो स्टैंडर्ड एरर है वो क्या हो जाएगा, हमारे बड़े लेवल पे हो जाएगा, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड एरर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि अगर मैं डाटा को ठीक करने की कोशिश भी करूं तो उससे हमारा सबसे बड़ा खराब होगा ओआरएस एस्टिमेटर, और जब हमारा ओआरएस ये तो याद होगा ना, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, जब हम ये हमारा खराब होगा तो कहीं ना कहीं हमारी गलतियां और बढ़ जाएंगी, स्टैंडर्ड एरर और बड़े लेवल पे होगा सुधरने के बजाय। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो किसकी वजह से होंगे, हमारे मल्टीकोलिनियरिटी की वजह से, यानी कि इन्फ्लेटेड स्टैंडर्ड एरर्स है ऑफ कोफिशिएंट लीड द फॉलोइंग, उनकी वजह से ये सारी चीजें होंगी, गलतियों की वजह से। पहले यहां तक का उतार लें, उसके बाद हम आगे के फॉर्मूले समझेंगे। उससे पहले मैं कैमरे को नीचे करता हूं, हो सकता है आपको नीचे का दिखाई ना दे रहा हूं, पहले यहां तक उतार लो, मैं हट रहा हूं इवेंट बोर्ड के सामने से। चलो फिर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो हमारा ये वेरिएंस है बीटा 2 का, इसका फॉर्मूला ये होता है, सिग्मा का स्क्वायर के सिंबल दिखना चाहिए, सिग्मा का होता है, और सिग्मा का यहाँ पे स्क्वायर का मतलब क्या है, सिग्मा स्क्वायर हमेशा बराबर होता है वेरिएंस के। आप लोगों ने अगर आपके पास 11th में सेट्स होगी तो आपने जरूरी वर्ड सुना होगा, या फिर मैथ्स होगी तब भी सुना होगा, सिग्मा का स्क्वायर मतलब होता है हमारा वेरिएंस, ठीक है। और अगर मैं स्क्वायर को याद रखूंगा तो हो जाएगा रूट वेरिएंस, जो हमारा क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ध्यान रखना जो वेरिएंस है बीटा 2 का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में सिग्मा x 2y का स्क्वायर और 1 माइनस में r 2 का स्क्वायर। ये क्या होता है मैं समझाऊंगा अभी। ऐसे अगर आपको बीटा 3 का वेरिएंस निकालना, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा का स्क्वायर नीचे सिग्मा x 3i का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस में r 2 का स्क्वायर। ऐसे ही जो हमारा कोवेरिएंस होगा, अगर मुझे कोवेरिएंस निकालना है बीटा 2 और 3 के बीच का, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा
माइनस में R23 सिग्मा का स्केयर अपॉन में 1 माइनस में R23 का स्केयर और मल्टीप्लाई में है अंडर द रूट सिग्मा x2i का स्केयर और x3i का स्केयर। ये सारी वैल्यूज जो है वो इक्वेशन से ली हुई है, जो हमारे पास इक्वेशन थी ना ये इक्वेशन से ली हुई है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले बन गए हमारे। अब इनको डिटेल में समझते हैं। जो R23 है ना, इसका मतलब क्या है, रेफर्स टू द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x2 एंड x3, यानी कि x2 और x3 के बीच में जो कोरिलेशन होगा उसके कोएफिशिएंट का नाम है हमारा R23। और 23 क्यों रखा है, क्योंकि हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है, x2 के और x3 के, तो ध्यान रखना। और जो हमारा सिग्मा स्केयर हम बता ही चुका आप लोगों को, क्या है ये, वेरिएंस है किसका, y का, यानी कि जो भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके वेरिएंस को क्या बोलते हैं, सिग्मा का स्केयर। इफ देयर इज और सिग्मा का स्केयर क्या, सिग्मा स्केयर बोलो सीधा, ठीक है। देयर इज परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी देन कोएफिशिएंट R23 इज यूनिटी। अगर हमारे पास, ध्यान रखना इस बात का, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये, अगर हमारा डाटा परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे कोएफिशिएंट होगा R23 इसकी वैल्यू होगी यूनिटी यानी कि 1, एंड वेरिएंसेस एंड कोवेरिएंसेस आर इनफाइनाइट। लेकिन जो हमारा वेरिएंस होगा या फिर कोवेरिएंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। अब इसके बाद इन केस ऑफ इनपरफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी, यानी कि मैं ये तो समझा कि परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी में क्या फर्क पड़ेगा। अब समझते हैं इनपरफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है। अ हाई वैल्यू ऑफ R23, अगर मान लो R23 की वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, हाई वैल्यू ऑफ R23 इंक्रीजेस द वैल्यूज ऑफ वेरिएंसेस, जिसका क्या हो जाएगा, हमारा वेरिएंसेस और कोवेरिएंसेस की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी। स्पीड एट विच दीज वैल्यू इंक्रीजेस, जैसे जैसे मैं क्या नाम है R23 की वैल्यू बढ़ाऊंगा उसी रेट से हमारा वेरिएंसेस और कोवेरिएंस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। रिस्पेक्ट टू कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, और ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। अब इसको मेजर करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो आपको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। वो सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा वेरिएंस इन्फ्लेटिंग फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं VIF। ये ध्यान रखना, वेरिएंस इन्फ्लेटिंग फैक्टर VIF 1 अपॉन में 1 माइनस R23 का स्केयर, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। R23 में बता ही चुका हूं क्या है, ये कोरिलेशन बिटवीन x23 और x2 एंड x3 के बीच में जो कोरिलेशन है उसका कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, R23। तो VIF यानी कि वेरिएंस इन्फ्लेटिंग फैक्टर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में 1 माइनस में R23 का स्केयर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यहां से भी आती है, एज कोरिलेशन कोफिशिएंट, अब ये क्या है हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट रीचेस 1, जैसे से 1 को रीच करेगा VIF अप्रोचेस इंफिनिटी। तो देखो जैसे जैसे ये 1 को रीच करने की कोशिश करेगा तो 1 में से इसकी वैल्यू माइनस होगी, तो हमारा नीचे वाला क्या होता चला जाएगा, उतना ही छोटा होता चला जाएगा। सपोज करो मैं कोई एग्जांपल समझते हैं, अगर मैं लिखूं 1 अपॉन में 1 माइनस 0.5, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन में 0.5। ठीक है, आप ये सोल्व कैसे करोगे, इसके पॉइंट को डालो, पॉइंट आओ नीचे क्या आएगा, एक के बाद एक जीरो, क्योंकि पॉइंट आने के लिए पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है ना, हम एक के आगे उतनी जीरो लगा लेते हैं। अब 10 चला गया ऊपर, तो 10 अपॉन में 5 कितना आंसर आया, 2। ठीक है, मैं एक सिंपल सी समझा रहा हूं कि ये R23 का स्केयर लिया था मैंने 0.5। अगर मान लो सपोज करो इसी की वैल्यू जो है वो है 0.3, जैसे ऐसे ये 1 को रीच करेगा ना, बढ़ाता हूं वैल्यू, फिर 0.8 ले ली सपोज करो मैंने, तो जो आपका आंसर है वो कितना आएगा, 1 माइनस में 0.2, पॉइंट को उठाऊंगा नीचे क्या आएगा 10, 10 को ऊपर भेज दूंगा, 10/2 क्या आंसर आएगा 5। देखा, बढ़ गया ना आंसर। यानी कि जैसे जैसे हमारा जो ये है क्या नाम है R23 का स्केयर, ये क्या करेगा, बड़ी बड़ी वैल्यूज को रीच करेगा, बड़ी बड़ी वैल्यूज, यानी कि जब इसकी वैल्यूज क्या होंगी, बढ़ेंगी, वैसे वैसे हमारा आंसर भी क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, एज कोरिलेशन कोफिशिएंट रीचेस 1, जैसे से 1 को रीच करने की कोशिश करेगा VIF अप्रोचेस इंफिनिटी। इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो मैंने 1 माइनस में यहाँ पे 0.5 की जगह क्या लिख दिया, 0.9 और बढ़ा दिया मैंने, से 1 के करीब ले गया हो जाएगा, तो 1 में से क्या 0.9, तो क्या बचेगा 0.1, पॉइंट आऊंगा नीचे क्या आएगा 10, क्योंकि हम पॉइंट आने के बाद एक के बाद उतनी ही जीरो ऐड करते हैं जितनी ऊपर क्या है डिजिट थी पॉइंट के बाद, तो 10 आ गया ऊपर, क्योंकि 16 से ऐसे करते हैं, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 10 into 1 10, नीचे रहेगा 1, और नीचे 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो, 10 आंसर है। तो आपने देखा, पहले मैंने 0.5 वैल्यू ली तो आंसर 2 आया, जब मैंने 0.8 लिया आंसर 5 आया, जब मैंने यहाँ पे 10 लिया और 0.1 लिया 0.9 लिया यहाँ पे, यानी कि जैसे मैं इसके वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, पहले 0.5 था तो आंसर आया 2, 0.8 था तो आंसर आया 5, 0.9 था आंसर आया 10। तो जैसे जैसे मैं एक की तरफ बढ़ा रहा हूं अपने इसको, जो हमारे R23 के स्केयर की वैल्यू है, वैसे वैसे मेरा आंसर क्या हो रहा है, बड़ा होता चला जा रहा है। तो ये था हमारा कंप्लीट
टॉपिक जहां पे मैं समझा कि इंपैक्ट क्या होता है मल्टी कोलिनियरिटी का एस्टिमेशन के ऊपर और हमारे डाटा के ऊपर। उम्मीद है आपको यहां तक का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके और भी कांसेप्ट्स के ऊपर। अब जिसको और हाँ अब रेमेडीज बाकी है, रेमेडीज को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि सॉल्यूशन क्या है। भैया इंपैक्ट समझ लिया, अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोल के सामने से।